हेलो स्टूडेंट, स्वागत आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस में। आज अपन देखेंगे केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग को पहले अपन ये देखेंगे कि बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरीके से बंध का निर्माण होता है, वो देखेंगे। फिर उसके बाद में आगे नेक्स्ट देखेंगे कि आगे कौन कौन से आपके टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे, है ना। पिछले लेक्चर्स में अपन ने देखा था कि किस तरीके से सिलेक्शन किया जाता है ऑर्बिटल्स का, वो आपके आगे यूज़ होगा, लेकिन थोड़ा सा और बेसिक देख लेते हैं अपन इसका। तो आपके केमिकल बॉन्डिंग होता क्या है? बॉन्डिंग का मतलब होता है कोई बंध, केमिकल का मतलब होता है कोई भी आपके केमिकल्स होंगे, यानी कि उसके रासायनिक यौगिकों के मध्य जो बंध बनेगा या उनके परमाणुओं के मध्य बंध बनेगा, उससे बोलते हैं केमिकल बॉन्डिंग। अब बात ये आती है कि बंध बनता कैसे, किस तरीके से निर्माण होता है। आपके पास मान लो दो एटम है, इस तरीके से दो एटम है। दो एटम के पास क्या है? इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और नाभिक भी प्रेजेंट होता है। दो होते हैं, नाभिक और इलेक्ट्रॉन होता है। किसी भी एटम के अंदर नाभिक और इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे। अब क्या होगा, अगर नाभिक और नाभिक एक दूसरे के पास में आएंगे, दो एटम है, दोनों जब एक दूसरे के पास में होगा आएंगे तो क्या होगा, इनमें रिपल्शंस भी होगा और अट्रैक्शंस भी होगा, दोनों साथ चलेंगे, यानी कि अट्रैक्शंस भी चलता रहेगा और रिपल्शन भी चलता रहेगा। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये पास में आएंगे तो नाभिक और नाभिक एक दूसरे को रिपेल करेंगे, यानी कि उनमें रिपल्शन होगा, प्रतिकर्षण होगा। हाँ, तो रिपल्शन होगा आपके। और अगर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के पास में आएंगे तब भी क्या होगा, यहाँ रिपल्शन होगा। लेकिन जब नाभिक और आपके इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के पास में आएंगे तो इनमें क्या होगा, अट्रैक्शन पाया जाएगा। ओके, इनमें तो अट्रैक्शन होगा लेकिन नाभिक और नाभिक में रिपल्शन होता है। इसी तरीके से क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन और इस प्रोटॉन में भी क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो इन दोनों में क्या है, देखा जाए तो अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों साथ साथ चल रहे हैं, यानी कि अट्रैक्शन भी हो रहा है और रिपल्शन भी हो रहा है ना। यानी कि आकर्षण बल भी कार्य कर रहा है और प्रतिकर्षण भी बल कार्य कर रहा है। अब बात ये आती है कि जब दोनों बल कार्य कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा डोमिनेट कौन सा होगा, यानी कि कौन सा बल सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। तो उस कंडीशन में आपके आकर्षण बल सबसे ज़्यादा प्रभावी होता है। बंध निर्माण के दौरान आकर्षण और प्रतिकर्षण बल दोनों कार्य करते हैं। इन दोनों बलों में से सबसे ज़्यादा जो डोमिनेट होता है वो होता है आपके आकर्षण बल। तो इन आकर्षण बल की वजह से एक दूसरे बंध बना लेते हैं, यानी कि इनमें बॉन्ड का निर्माण हो जाता है। ओके, तो बॉन्ड बेसिकली होता क्या है, वो बॉन्ड होता है कि आपके दो परमाणुओं के बीच में अगर आकर्षण होता है, उन आकर्षण के बीच वजह से वो एक दूसरे से बंधे होते हैं, उसे कहते हैं अपन बॉन्ड, है ना। तो अपन कह सकते हैं बॉन्ड इज ए नॉट ए डंडा, इट इज एक अट्रैक्शन, है ना। अट्रैक्शन होता है, यानी कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन होता है, उसे अपन बंध कहते हैं। आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन है, अपने पास हाइड्रोजन गैस है, दोनों हाइड्रोजन को एक डंडे से अपन क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इसे डंडा नहीं कहते हैं, इसे कहते हैं अट्रैक्शन होता है, यानी कि एक दूसरे से बंधे रहते हैं, वो आकर्षण बल के द्वारा बंधे रहते हैं, इसे कहते हैं रासायनिक बंध। ओके, रासायनिक बंध, रासायनिक नाम दिया है केमिस्ट्री से, केमिस्ट्री यानी कि केमिकल्स के लिए लिया गया है, केमिकल्स के लिए गया। बॉन्डिंग मतलब एक दूसरे से बंधे रहना, इसे बोलते हैं रासायनिक बंध। अब रासायनिक बंध से पहले ये देखते हैं कि स्पीसीज का निर्माण कैसे होगा, कौन कौन से बंध ज़्यादा स्थायी होंगे, कौन से अस्थायी होंगे। इन सबको देखने के लिए एक अष्टक नियम दिया जाता है। अष्टक नियम के आधार पर समझाया जाता है कि कौन सा बंध सबसे ज़्यादा मजबूत होता है और कौन सा बंध वीक होता है। ओके, अष्टक नियम का मतलब ये होता है कि अगर कोई अणु है, अणु के अंदर उसके भायतम कक्ष के, यानी कि सभी एटम्स, जितने सेंटर एटम से बंधे हुए एटम्स हैं उनके, और भायतम कक्ष, जितने भायतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है, उन्हें अगर काउंट करें तो 8 के बराबर आनी चाहिए। अगर दूसरी लैंग्वेज में कहा जाए तो मतलब ये हो गया कि वह स्पीसीज जो अक्रिय गैसों का विन्यास धारण कर ले, अक्रिय गैसों का विन्यास धारण कर ले, उसे कहते हैं अपन कि ये ऑक्टेट को कंप्लीट करता है। जब कोई स्पीसीज अक्रिय गैसों का विन्यास धारण करती है तो वो स्थायी होती है, उनके बीच में बॉन्डिंग होती है। ओके, अक्रिय गैसें का मतलब हो गया आपके जो लास्ट, यानी कि क्रिप्टोन हो गया, ऑर्गन हो गया, जेनॉन हो गए, वो आपके अक्रिय गैसेस होती हैं।
उन गैसेस का विन्यास कोई धारण कर लेता है तो उसे स्थायी माना जाता है। ओके, अब बात आती है कि ये बंध निर्माण हुआ है तो क्या होगा, इनमें एनर्जी रिलीज होगी, यानी कि ऊर्जा मुक्त होती है। जब दो एटम एक दूसरे के पास में आते हैं तो ऊर्जा मुक्त होती है। जब कोई ऊर्जा मुक्त होती है तो इस प्रोसेस को कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी कि ऊष्माक्षेपी प्रोसेस कहते हैं। देखो, दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं आपके, एक तो एंडोथर्मिक होता है, एक एक्सोथर्मिक, यानी कि एक तो ऊष्माशोषी होता है, एक ऊष्माक्षेपी होता है। दोनों में देख लेते हैं। ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी होता क्या है ना, ऊष्माक्षेपी और एक ऊष्माशोषी होता है। दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। ऊष्माशोषी दो प्रकार के प्रोसेस होते हैं। ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है, एक्सोथर्मिक, और ऊष्माशोषी का मतलब होता है एंडोथर्मिक। अब बात यह आती है एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक। देखो, इससे आप थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक वर्ड याद रखोगे तो बहुत इजी होगा। एक्सो मतलब होता है बाहर रिलीज होना, और एंडो का मतलब होता है कि अंदर देना, है ना। अब थर्मिक ले रहे हैं, थर्मिक वर्ड कहाँ से आया है, ऊर्जा से आया, यानी कि एनर्जी को रूप को अपन थर्मिक कहते हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक्स मिक्स में होता है, थर्मोडायनेमिक में आता है। थर्मो का मतलब होता है कोई एनर्जी से रिलेटेड वर्ड है ना, यही कहा जाता है। तो आपके एंडो का मतलब होता है कि उसे एनर्जी देना, यानी कि ऊर्जा दे रहे हैं। ऊर्जा हो गई, हीट हो गई, किसी भी तरीके से दे सकते हैं, एनर्जी देना है अपने को। या तो आप रेडिएशंस के यानी कि विकिरण के थ्रू दे सकते हैं, या अपन क्या कर सकते हैं, आग के थ्रू, यानी कि लाइट आग के थ्रू दे सकते हैं, है ना। ये हो गया। तो ऊर्जा देना होता है यहाँ तो, यानी कि अगर ऊर्जा दे रहे हैं किसी मॉलिक्यूल की तो उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो स्थायित्व कम होगा। ओके, बाद में समझाऊंगी क्या होता है। और इसका एक्सो का मतलब होता है ऊर्जा बाहर निकालना, यानी कि एनर्जी रिलीज करना, ऊर्जा बाहर निकालना, एनर्जी रिलीज करना। अगर कोई सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है, यानी कि अगर कोई अणु अपनी ऊर्जा को बाहर निकाल रहा है, उसका मतलब ये होता है कि वो स्थायित्व की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो रिलेशन अपन बता सकते हैं स्थायित्व और ऊर्जा का, सीधा सा स्थायित्व और ऊर्जा का संबंध होता है ये, यानी कि जिस सिस्टम की या जिस अणु की जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी वो उतना ही अनस्टेबल होगा, यानी कि स्थायित्व कम होगा। और जिस स्पीसीज की जितनी कम एनर्जी हो गई वो उतना ही स्थायित्व होगा। अब बात आती है कि इससे और इसका लेना देना क्या है, क्या मतलब है इसका, है ना। मतलब ये है कि आपके पास कोई एटम्स हैं, दो एटम हैं, दोनों एक दूसरे के पास में आ रहे हैं। पास में आने के दौरान उनमें क्या है, बंध का निर्माण होता है। बंध का निर्माण हो रहा है तो ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा मुक्त हो गई तो वो स्थायी हो गया, है ना। ऊर्जा मुक्त हो रही है, यानी कि आपके बंध निर्माण का फॉर्मेशन अगर पूछा जाए कि बंध निर्माण का प्रोसेस कैसा होता है, तो वो होता है आपका एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। ठीक है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है बंध निर्माण का प्रोसेस। अब यहाँ तक थी केमिकल बॉन्डिंग में अपन ने जो बंध निर्माण किया जाता है वो घटनाएं थी आपके। अब इसे बेसिकली स्टार्ट किया जाता है ऑक्टेट रूल से, है ना। वैसे केमिकल बॉन्डिंग को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में? केमिकल बॉन्डिंग आपके जो सिलेबस में है उसे दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे अपन। एक था आपके सहसंयोजक यौगिक, दूसरा है आपके आयनिक यौगिक। सहसंयोजक यौगिक और नेक्स्ट है आपके यौगिक और आयनिक यौगिक। इन दो भागों में डिवाइड करके अपन ये देखने वाले हैं कि सहसंयोजक यौगिक क्या होते हैं और आयनिक यौगिक क्या होते हैं। अब इनमें जो भी प्रॉपर्टीज होगी उनकी रासायनिक प्रॉपर्टी देख लो चाहे फिजिकल प्रॉपर्टी देख लो, है ना। यानी कि उसकी रासायनिक गुण देखेंगे और उसके भौतिक गुण देखेंगे, दोनों साथ साथ देख के चलेंगे। दोनों ही अलग अलग आपके दो यूनिट्स में डिवाइड किया गया है इसे, है ना। तो केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले अपन देखेंगे सहसंयोजक यौगिक की
सहसंयोजक यौगिक होता क्या है ना। उससे पहले थोड़ा से अष्टक नियम के बारे में जान लेते हैं, जो आपके 11th में वैसे आ चुका था, लेकिन एक बार थोड़ा सा और आइडिया इसका ले लेते हैं कि अष्टक नियम होता क्या है, किस तरीके से कार्य करता है। ओके, फिर देखेंगे अपन सहसंयोजक यौगिक। अष्टक नियम होता क्या है आपके बेसिकली, अष्टक नियम होता क्या है, जब कोई आपकी स्पीसीज होती है, जब कोई अणु होता है, बॉन्ड बना रहा है, बॉन्ड बनने के दौरान उसके अंदर जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स है या बाह्यतम कक्ष के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो अगर अक्रिय गैसों के बराबर हो जाए, यानी कि अक्रिय गैसें हैं उनके बराबर हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाए, वो क्या होती है, स्थायी होती है, उनमें रासायनिक बंध का निर्माण इजीली हो सकता है। ओके, ये मतलब यानी कि जब कोई स्पीसीज या अणु बंध बना रहे हैं, बंध बनाने के दौरान अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाते हैं उनमें, तो वह स्पीसीज में रासायनिक बंध बनने की संभावना होती है। बट इसमें कुछ अपवाद होते हैं। अपवाद मतलब कि कई स्पीसीज ऐसी है जो पाई तो जाती है ना, पाई तो जाती है दुनिया के अंदर, यानी कि स्टेबल। जब ऑक्टेट सबसे पहली बार आया था, यानी कि ऑक्टेट रूल किसने दिया, पहले तो लुईस और पोसेल ने दिया था, लुईस और पोसेल ने दिया था। ये नियम आपके किसने दिया, लुईस और पोसेल ने दिया। जब लुईस और पोसेल ने कहा कि है ना कोई बॉन्ड बन रहा है, बॉन्ड बनने के दौरान क्या होना चाहिए, उनमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तभी वो आपका इस प्रकृति में पाया जाएगा और वो नेचर में भी होगा। मतलब बॉन्ड बनने का मतलब ये होता है कि नेचर में ऐसी चीज़ें पाई जा सकती है। ओके, मतलब कि वो नेचर में पाया जाएगा, स्थायित्व होगा और वह स्पीसीज को अपन रख सकते हैं, ये काम। बट आपके पास कई ऐसे इतने कंपाउंड मिले जिनके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी नेचर में पाए जाते हैं। ओके, फिर ऐसा हुआ क्यों, जब नेचर ऑक्टेट के अकॉर्डिंग तो ये हुआ कि अगर किसी का ऑक्टेट कंप्लीट है वो ही नेचर में होगा, अदरवाइज नेचर में नहीं होगा। बट कई स्पीसीज ऐसी मिली, कई अणु ऐसे मिले प्रकृति के अंदर जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, फिर भी प्रकृति में पाए जाते हैं। होता कैसे है ये, जैसे पहले देखते हैं ऑक्टेट कंप्लीट कैसे होता है आपका, है ना। ऑक्टेट कंप्लीट करके देखा जाता है, जैसे एग्जांपल लेते हैं CH4 वाटर का, है ना। सबसे फेमस एग्जांपल्स यही होते हैं, है ना। जब केमिस्ट्री की स्टार्टिंग में कुछ एग्जांपल्स देखे जाते हैं तो यही लिए जाते हैं। ओके, NH3, है ना। इनमें अगर देखा जाए कि ऑक्टेट कंप्लीट कैसा होता है, तो आपके पास ये है, कार्बन के पास बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, हाइड्रोजन के पास 1 होता है, और एक बंध निर्माण, जब एक बॉन्ड बनता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। तो इनमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन इसके हो गए, 2 2। अगर ओवरऑल देखा जाए इनके कार्बन के 4 है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन, 1 हाइड्रोजन से मिले। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करने पर अपने को पता चलता है कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं, मतलब कि ये आपका ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, बंध भी निर्माण होगा और स्थायी भी होगा, इसका मतलब ये हुआ। इसी तरीके से वाटर में देखते हैं, वाटर के अंदर क्या हो गया, 2 लोन पेयर प्रेजेंट है, यानी कि ऑक्सीजन के पास बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 6 ऑक्सीजन के हो गए इलेक्ट्रॉन्स और 1 हाइड्रोजन का मिल गया इसको, है ना। अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, पता चलता है इसमें कितने 8 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, मतलब कि ये भी आपका स्टेबल होता है, स्थायित्व होता है, बंध का निर्माण होता है इसमें भी। इसी तरीके से NH3 में देखें, NH3 के अंदर देखने पर पता चलता है कि नाइट्रोजन के पास बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली की बात करी जाए तो उसके अंदर 5 ही बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये लोग कंप्लीट करें, 2 इलेक्ट्रॉन इसके, 2 6 7 8, तो ये हो गया आपके 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, मतलब कि इसमें भी क्या है, रासायनिक बंध का निर्माण होता है। ओके, ये कहा था अष्टक, यानी कि लुईस और पोसेल ने जब अवधारणा दी तब इसने ये बताया कि अगर किसी की ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है तो उसमें रासायनिक बंध बनने की संभावना होती है। ओके, अब बात आती है कुछ अपवाद की। अपवाद ही मानेंगे उन्हें जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, उसे अपवाद कहते हैं, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो सकते हैं या ज़्यादा हो सकते हैं। जैसे एक्सेप्शन देखते हैं अपन इसमें, अब इसमें कुछ अपवाद है, जैसे आपके
BCl3 है, BCl3 है। बोरोन के पास कितने हैं? 3 इलेक्ट्रॉन है बाह्यतम कक्ष में। ये लो Cl Cl Cl, एक Cl का मिल गया इसे। अगर टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो इसमें कितने हैं? ओवरऑल 6 इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर भी ये प्रकृति में पाया जाता है। इसी तरीके से BF3 भी पाया जाता है। इसमें भी कितने? 6 इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है। अपवाद ही है लेकिन ये पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें अपवाद कहा गया है ना। और इसी तरीके से AlCl3, AlCl3 का क्या है? एल्यूमिनियम के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन है? 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये Cl टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो कितने हो गए आपके पास? इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 6 इलेक्ट्रॉन इस सिस्टम में प्रेजेंट है और 6 इलेक्ट्रॉन ही इस सिस्टम में प्रेजेंट है। सभी में 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है लेकिन ये फिर भी पाए जाते हैं। ओके, तो ये अब हो गए आपके अष्टक नियम के अपवाद। अब कुछ नियम अपवाद है कि ये तो हो गए 8 से कम इलेक्ट्रॉन थे जो, अब है कि 8 से अगर ज्यादा हो, जैसे PCl5। PCl5 में देखा जाए तो फास्फोरस के पास बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं। नाइट्रोजन फैमिली का है ये भी। नाइट्रोजन फैमिली के सभी सदस्यों के पास 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गए इसके मालूम 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 Cl से जुड़ा हुआ है ये। ओके, इस तरीके से 5 Cl से जुड़ा हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक Cl का मिला इसे। अब टोटल काउंट करें तो कितना होगा इसमें? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मतलब कि ये आपका अष्टक का नियम का प्रसार हो रहा है। अष्टक के नियम का प्रसार का मतलब हुआ कि अष्टक के नियम के जितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन है, उससे ज़्यादा हो रहा है, उसे प्रसार कहते हैं। ओके, और अष्टक के नियम में कमी आ रही है, मतलब जो आपके इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक होते हैं उनमें आती है आपके कमी, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इसमें 8 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पाए गए हैं, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी तरीके से SF4 है। SF4 है आपके पास। सल्फर किसकी फैमिली का है? ऑक्सीजन की का ही है। ऑक्सीजन का है तो येलो लगा दो। इस तरीके से लगा सकते हैं। कितने लोन पेयर रह गए? एक लोन पेयर भी बाकी है इसमें। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें भी कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो ये भी क्या है? आपके अपवाद है, लेकिन ये दोनों ही स्पीसीज क्या है? प्रकृति में पाई जाती है। जब सबसे पहले अष्टक नियम आया था तब अष्टक नियम के अकॉर्डिंग, यानी कि लुईस और कोसेल ने ये कहा था कि जिसका अष्टक कंप्लीट है वो ही नेचर में पाए जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे खोज होती है तब पता चलता है कि आपके अष्टक के नियम के, यानी कि नियम की पालना नहीं कर रहे हैं, फिर भी वो कई स्पीसीज ऐसी हैं जो नेचर में पाई जाती है। ओके, अब अपन देखेंगे यानी कि केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। ओके, केमिकल बॉन्डिंग में आपके 2 प्रकार के बंध बनते हैं, प्रबल बंध और दुर्बल बंध, है ना। अब प्रबल और दुर्बल को भी डिवाइड किया गया, देखते हैं किस तरीके से। केमिकल बॉन्डिंग को 2 भागों में बांटा गया है। 2 भाग कौन से हो गए आपके? यहाँ हो गया आपके प्रबल बंध और ये हो गया आपके दुर्बल बंध। प्रबल बंध और दुर्बल बंध 2 भागों में डिवाइड किया गया है। दुर्बल बंध में कौन से बंध आएंगे और प्रबल बंध में कौन से बंध आएंगे? बंध का मतलब हो गया कि सिग्मा और पाई बंध तो होते ही हैं, उनके अलावा उनको नाम क्या दिया जाता है ना। जैसे आयनिक बंध दिया जाता है, सहसंयोजक बंध दिया जाता है, धात्विक बंध दिया जाता है, उपसहसंयोजक बंध दिया जाता है, इस तरीके से दिया जाता है। इसी तरीके से इसमें प्रबल बंध में आपकी फर्स्ट है आयनिक बंध। आयनिक बंध कि आयनिक बंध होता क्या है देखेंगे अपन डिटेल से सभी को। नेक्स्ट होता है आपके धात्विक बंध। धात्विक बंध और सहसंयोजक बंध। सहसंयोजक बंध और नेक्स्ट होता है इसमें उपसहसंयोजक बंध। उपसहसंयोजक बंध।
सबकी डिटेल से चर्चा करेंगे, किस तरीके से बंध का निर्माण होता है और किस तरीके से नहीं होता वो देखेंगे। दुर्बल बंध में आता है आपके वान डेर वाल बंध और एक हाइड्रोजन बॉन्ड। ओके, वान डेर वाल बंध और हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वही आपके दुर्बल बंध में आती है। ये दो प्रकार के किसी भी स्पीसीज के अंदर अगर बंध बनते हैं तो वो होते हैं आपके वीक बॉन्ड होते हैं, और जबकि आपके अगर किसी स्पीसीज में आयनिक बंध बन रहा हो या धात्विक बंध बन रहा हो या सहसंयोजक बंध बन रहा हो या उपसहसंयोजक बंध बन रहा हो, उसे कहते हैं प्रबल बंध, यानी कि ये मजबूत बंध होते हैं। अब बॉन्ड स्ट्रेंथ देखते हैं, यानी कि बॉन्ड अपन ने कितने प्रकार के देख लिए, 1 2 3 4 5 और 6 प्रकार के बंध देख लिए। अब इन सब में से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंध कौन सा होगा, यानी कि मजबूती देखी जाए अगर बंध की, यानी कि तोड़ने के अंदर चाहिए, तोड़ने के लिए देखी जाए कौन सा बंध सबसे पहले टूटेगा, है ना, वो देखा जाए तो सबसे पहले आपका जो स्ट्रॉन्ग बंध होता है, यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, बॉन्ड का सामर्थ्य कैसे होता है, यानी कि कौन सा सबसे ज़्यादा मजबूत बंध होता है, तो वो ऑर्डर देखा जाए तो वो आपका ऑर्डर होता है, यहाँ लिख देती हूँ, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर या बंध सामर्थ्य ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ ऑर्डर, तो वो होता है आपका, इसे मैं एक ही मान रही हूँ क्योंकि दोनों ही अट्रैक्शन ही है एक तरीके से, है ना। तो पहले तो सबसे ज़्यादा बंध सामर्थ्य यानी कि सबसे ज़्यादा मजबूत बंध होता है वो आयनिक बंध होता है, तो फर्स्ट, फिर होता है धात्विक बंध, फिर होता है सहसंयोजक बंध 3 पे, और फिर होता है आपके 4 उपसहसंयोजक बंध, और इससे मैं एक ही मान रही हूँ यानी कि 5 ही मान रही हूँ दोनों को ही, तो फिर होता है आपका 5 नंबर का बंध, है ना। यानी कि बॉन्ड स्ट्रेंथ देखी जाए सबसे ज़्यादा मजबूत बंध होता है, यानी कि मजबूत का मतलब ये होता है कि जिसे तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगे, अगर बंध को तोड़ेंगे तो एनर्जी देनी पड़ेगी, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किस में देनी पड़ रही है उसे ही अपन करते हैं बंध सामर्थ्य, यानी कि कितनी एनर्जी चाहिए। तो सबसे ज़्यादा जब बंध को तोड़ते हैं, यानी कि जो कोई बॉन्ड होता है उसे ब्रेक करते हैं, तो आयनिक बंध को सबसे ज़्यादा एनर्जी दी जाती है, फिर धात्विक बंध को दी जाती है, फिर आपके सहसंयोजक बंध को दी जाती है, फिर उप सहसंयोजक बंध को दी जाती है, फिर इनको दी जाती है। तो कम यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर के अंदर ही ब्रेक हो जाते हैं ये बॉन्ड, तो क्योंकि ये इसके अट्रैक्शन ही है, ओके, केवल अट्रैक्शन ही है आपके, और कुछ नहीं है इनमें कि एक दूसरे को एक ऐसे लगता है, ऐसे प्रतीत होता है कि दो एटम्स के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है, ओके। तो ये थी अपने पास बंध की व्याख्या। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपन इनकी डिटेल से स्टडी की किन किन मॉलिक्यूल्स के अंदर कौन सा बंध बनता है, ओके।